Let's get straight to it. India's Prime Minister Narendra Modi gave his first interview of the new year 2019 right on day one, the 1st of January, just a short while ago. In a freewheeling chat, the Indian Prime Minister spoke on a range of issues, from surgical strikes to Pakistan, from India's agrarian crisis to the aspirations and promises made to the middle class. In the 95-minute interview, PM Modi set the stage for the upcoming 2019 general elections. ये ट्रिपल तलाक का ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने के बाद लाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के पहले नहीं लाया गया है और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के प्रकाश में लाया गया है। और इसलिए हमने, भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा है कि संविधान की मर्यादाओं में हम इसका समाधान करेंगे। इस बात का कोई इनकार नहीं कर सकता है कि आज़ादी के 70 साल बाद सरकारों में बैठे हुए लोगों ने इस मसले को रोकने के लिए भरपूर प्रयास किया है। आज भी मामला सुप्रीम कोर्ट में है। एक प्रकार से पूर्णता के किनारे पर आकर के बैठा हुआ है। मैं कांग्रेस के साथियों से विशेष रूप से विनती करता हूं, देश की शांति, सुरक्षा, भाईचारे के लिए आग्रह करता हूं कि वे उनके अपने वकीलों को कोर्ट के अंदर इस मसले में रुकावट डालने वाले एजेंडा से बाहर निकालें, रुकावटें न करें और सभी वकील मित्र जो भी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, जो इसको रोकने के लिए कोशिश कर रहे हैं, वो भी कोर्ट में जाकर के जल्दी से जल्दी न्यायिक प्रक्रिया पूरी हो, उसमें हम बल लगाएं। कोर्ट के अंदर कांग्रेस के वकील जो अड़ंगे डालते हैं वो बंद हो, न्याय की प्रक्रिया को न्याय के तरीके से चलने दिया जाए, उसको राजनीति के तराजू से न तोला जाए और मामला न्यायपालिका में है उसको पूर्ण किया जाए। न्यायपालिका से आने के बाद सरकार की जिम्मेवारी जहां शुरू होती है, हम पूरी तरह प्रयास करने के लिए तैयार हैं। मैं स्वयं इस मत का हूं कि सर्जिकल स्ट्राइक का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, उसमें तो कोई विवाद ही नहीं है। लेकिन जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो किसी सरकार के मंत्री ने बयान नहीं दिया है, न प्रधानमंत्री ने बयान दिया है। सेना के अफसर ने देश को जानकारी दी और वो भी इंफॉर्मेशन दी है। और वो इंफॉर्मेशन यहां दी इतना नहीं, टेलीफोन करके पाकिस्तान को भी बताया गया था। और जब तक पाकिस्तान को सूचित नहीं किया तब तक हिंदुस्तान के मीडिया को भी नहीं बताया गया था। और सेना ने खुद ने आकर के अपना एक डिटेल रिपोर्ट दिया था, वहीं बात समाप्त हो गई थी। लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि उसी दिन पॉलिटिकल पार्टी के कुछ लीडरों ने सर्जिकल स्ट्राइक पर शक खड़ा किया। पाकिस्तान के लिए तो इस प्रकार से बोलना जरूरी था क्योंकि उनको वहां मोरल टकाए रखने के लिए आवश्यक था। लेकिन जो बात पाकिस्तान बोल रहा था वो हमारे देश के लोग बोल रहे थे। अपने बात को वजन देने के लिए उदाहरण भी पाकिस्तान का दे रहे थे। राजनीतिकरण वहीं से शुरू हुआ। आपने देश की सेना के लिए अनाप शनाप शब्द बोले और मैं मानता हूं कि जिन्होंने इस प्रकार से देश की सेना पर इस प्रकार के आशंकाएं की हैं, सर्जिकल स्ट्राइक पर आशंकाएं की और पहले ही दिन बयानबाजी कर करके इस प्रकार से उसको रौंद डालने की कोशिश की, वो गलत हुआ है। और इसलिए मैं स्पष्ट मत कहूं कि इसका कतई राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है, सैन्य का गौरव करना उतना ही जरूरी होता है, सैन्य के पराक्रम का वर्णन करना उतना ही जरूर होता है। देश के प्रधानमंत्री के नाते, देश की सरकार के नाते और देश के नागरिक के नाते हम सबका दायित्व बनता है कि 62 के लड़ाई में भी हमारे सेना का पराक्रम हो तो उसका जिक्र करना चाहिए, सर्जिकल स्ट्राइक में हमारे सेना का पराक्रम हो तो उसका भी जिक्र करना चाहिए। देश के जीने मरने वाले लोगों के गौरवगान अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो गौरवगान को राजनीतिकरण कहना अनुचित है। किस रणनीति से चलना, कैसे चलना, वो जिस स्तर पर होता है वहां हो रहा है, होता रहा है। दूसरा, 65 की लड़ाई हुई, विभाजन हुआ, उस दिन भी लड़ाई हुई। तो एक लड़ाई में पाकिस्तान सुधर जाएगा, ये मुझे लगता है कि सोचने में बहुत बड़ी गलती होगी। पाकिस्तान को सुधरने के लिए तो अभी और समय लगेगा। 1 साल पहले हमने देश को कहा था कि
ये एक व्यवस्था है, अगर आपके पास इस प्रकार का धन है तो आप जमा कराइए और उसमें से आपको इतना इतना दंड देना पड़ेगा, आपको मदद मिल जाएगी। लेकिन पहले की सरकारों की तरह उन्होंने सोचा मोदी भी ऐसा ही है, तो बहुत कम लोग आगे आए। ठीक है, अच्छी मात्रा में आए थे, फिर भी पहले की तुलना में ज़्यादा आए थे, फिर भी जो स्थिति थी उसकी तुलना में कम था। उसके बाद मैंने एक बार मीडिया के माध्यम से कहा था कि ये इसका फ़ायदा उठाइए, पार्लियामेंट में भी कहा था, अगर हम इसका फ़ायदा नहीं उठाते हैं तो परिस्थितियां ठीक करने के लिए हमको कोई कदम उठाने पड़ेंगे। ये रातों रात नहीं हुआ है जी, 1 साल भर ये प्रक्रिया चली है, बार बार कहा गया है, उसके बाद ये करना पड़ा है और ये देश के स्वास्थ्य के लिए ये करना जरूरी था, आर्थिक स्वास्थ्य के लिए करना जरूरी था। जहाँ तक आर्थिक विकास का सवाल है, अब कोई भी व्यवस्था बदलते हैं तो इवन रेल भी जब पटरी बदलती है तो स्पीड थोड़ी कम होती है, हम इसका बात का इनकार नहीं करते हैं। इवन मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे, वह फाइनेंस मिनिस्टर थे, अब जब इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए थे हमारे देश में, आपको मालूम है जीडीपी कितना गिर गया था, ग्रोथ कितना गिर गया था, करीब करीब 2% के भी नीचे आ गया था, क्योंकि एक बदलाव आया था। तो बदलाव के कारण, लेकिन बाद में स्थिति संभलती चली गई। आज हम भी, हमारे जो ग्रोथ रेट था वो पूरी तरह पहुंच गए हैं, लेकिन एक सफाई की जरूरत थी, उसको हमने सफलतापूर्वक किया है और अब एक मानसिक अवस्था भी बनी है देश की इस तरफ जाने की। क्या जीएसटी की प्रक्रिया हिंदुस्तान के सभी राजनीतिक दल सर्वसम्मति से की है कि नहीं की है? प्रणब मुखर्जी जब फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे तब से जीएसटी का सिलसिला चला है और इसलिए जीएसटी सभी राजनीतिक दलों ने देश में एक अच्छी व्यवस्था लाने की सोच का वैसे पनपी हुई व्यवस्था है। दूसरा, पार्लियामेंट में सर्वसम्मति से ये सब पारित हुआ है। तीसरी बात है, क्या जीएसटी आने के पहले देश में टैक्स रेट क्या था? क्या मेरे मीडिया के मित्रों की भी जिम्मेवारी नहीं है कि देश के सामान्य मानव को सब पता नहीं होता है, लेकिन हमें बताना भी तो चाहिए। सरकार बार बार बता दी, हमारे देश में 30-40% टैक्स वाली चीजें थी, 30-40%, और हिडन टैक्स हुआ करता था, सामान्य मानव को पता ही नहीं चलता था और लोग लेते थे पैसे, बार बार टैक्स लगता था, हर मुकाम पर टैक्स लगता था। जीएसटी के कारण ये सिंप्लीफाई हुआ। आज 500 से ज्यादा चीजें जीरो टैक्स में आ गई, जो किसी समय बहुत ऊंचे टैक्स हुआ करते थे। पिछले दिनों हमने जीएसटी बनाने के बाद करीब 1200 साढ़े 1200 ऐसी चीजें जो सामान्य जीवन की जरूरत है, कोई 18%, कोई 12%, कोई 5%, कोई 0%, इतना नीचे ले आए। और इसमें भी हमारा मत है कि इस काम को हम लगातार करते रहते हैं, क्योंकि हम फीडबैक लेते हैं, संवाद करते हैं, लेकिन ये निर्णय भारत सरकार नहीं करती है, देश को आपको भी समझाना चाहिए। जीएसटी काउंसिल में निर्णय होते हैं। जीएसटी काउंसिल में एक प्रकार से सभी राज्य सरकारें होती हैं, यूनियन टेरिटरी होती है, उसमें एक भारत सरकार होती है, सबकी इक्वल पोजीशन है वहां, कोई ऊपर नहीं, कोई नीचे नहीं, सब बराबर के हैं। भारत सरकार भी एक राज्य के बराबर ही है, पुडुचेरी और भारत सरकार दो इक्वल है वहां पर। तो इसलिए वहां पर कांग्रेस की सरकारें भी हैं। ये सारे निर्णय हुए हैं। पार्लियामेंट में सर्वसम्मति कांग्रेस है, जीएसटी में सर्वसम्मति वहां भी कांग्रेस है, जीएसटी के अंदर सर्वसम्मति में कांग्रेस के भी मुख्यमंत्री हैं, वो भी। अब वो अपनी ही पार्टी के लोगों को गाली दे रहे हैं क्या? अपनी ही सरकारों को गाली दे रहे हैं क्या? और इसलिए सिर्फ राजनीतिक हो हल्ला करना ये उचित नहीं है। जहां तक जीएसटी एक नई व्यवस्था है, कोई ये दावा नहीं कर सकता है कि भारत जैसे विशाल देश, आपने देखा होगा हर राज्य का जब बजट आता है और टैक्सेस के संबंध में जो बात घोषित होती है, उसके बाद उस राज्य में बहुत हो हल्ला होता है और सरकार राज्य में जो घोषित करती है 5-6 फिर उसमें ऊपर नीचे करना पड़ता है और जब बजट फाइनल पास होता है तो उसमें वो छुट्टी दे देते हैं। हर राज्य में होता है। मैं भी गुजरात में इतने साल मुख्यमंत्री रहा, मुझे भी करना पड़ता था।
हर बजट में करना पड़ता है, क्योंकि पहले हम सोचते हैं कि भाई इसका ये परिणाम होगा, लेकिन बाद में ध्यान में आता है नहीं इसका तो ये साइड इफेक्ट ये होगा, तो हमें बदलना पड़ता था। अब देश के सभी राज्यों में जिस विषय को लेकर के हो हल्ला होता था, उनके उनके बजट में होता था, वो जीएसटी के कारण सब एक जगह पे होता है, इसलिए बड़ा लगता है। लेकिन मिल बैठ करके इसको ठीक करने का प्रयास किया जाता है। दूसरा, इतनी बड़ा परिवर्तन लाते हैं, टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, तो बहुत से छोटे व्यापारियों को थोड़ा अनकंफर्ट हुआ है, और ये तो हम भी मानते हैं कि थोड़ा तो अनकंफर्ट हुआ है। लेकिन सरकार की जिम्मेवारी क्या है कि संवेदनशीलता के साथ उनको समझे, उसकी समस्या का समाधान करे। तो ऐसी जितनी बातें हमारे सामने आती हैं हम जीएसटी काउंसिल में रखते हैं। जीएसटी काउंसिल उसका सरलीकरण में हम मिल बैठ करके आगे बढ़ते हैं। अभी हमने 2 महत्वपूर्ण फैसले करना हम चाहते थे कि एक, जो 20 लाख रुपये तक की जिम्मेवारी हमारे व्यापारियों को है, उसकी सीमा हम 75 लाख कर करके उनको मुक्ति देना चाहते थे। लेकिन इस जीएसटी काउंसिल में हम नहीं कर पाए, कुछ रिजर्वेशन थे कुछ स्टेट के, तो आखिर के एक कमेटी बनानी पड़ी। कमेटी का निर्णय आ जाएगा तो मैं मानता हूँ एक बहुत बड़ा काम हमारे लोगों का हो जाएगा। उसी प्रकार से ये जो अंडर कंस्ट्रक्शन मकानों के लिए टैक्स जीएसटी और फिनिश मकान के लिए जीएसटी, उसमें भी हम, जैसे रेस्टोरेंट्स के लिए हमने किया, कुछ नहीं भाई 5% में सब कर देंगे, उस दिशा में हम जाना चाहते थे। उसमें भी कुछ लोगों के रिजर्वेशन थे, तो जीएसटी में नहीं कर पाए। अब वो कमेटी को गया है, हम कोशिश करेंगे जितना जल्दी वो भी अगर हो सके कमेटी रिपोर्ट कर दे। तो इसलिए हम लगातार जीएसटी सरल बने, जीएसटी कंज्यूमर के बेनिफिट को एक प्रकार से सुरक्षित रखे, उस दिशा में चलते चले जा रहे हैं। अगर पहले जैसी सरकार होती, यही दोस्ताना चलता, लूटना है लूटते चले, देना है देता चले, खाना है खाता चले, तो फिर उनको भागना भी नहीं पड़ता। इन लोगों को भागना इसलिए पड़ रहा है कि यहाँ पर उनको कानून नियमों का पालन करना पड़ेगा, पाई पाई चुकता करनी पड़ेगी, और इसलिए भागे हैं। जो भागे हैं उनको लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय नीति नियम होते हैं, उसका पूरा उपयोग किया जा रहा है। ऐसे भगोड़ों के लिए मजबूत से मजबूत हमने कानून बनाए हैं, उनकी संपत्ति जब्त करने का कानून बनाया है। इतना ही नहीं, विदेशों में उनकी संपत्ति है तो उसको भी जब्त करने का कानून बनाया है। इसलिए सरकार के हाथ में जितने विषय हैं उनका पूरी तरह हम उपयोग कर रहे हैं, और मैं विश्वस्त हूं कि पहले इस देश से भागे हुए कोई वापस नहीं आए। इस सरकार के समय भागे हुए लोग आज नहीं तो कल कभी न कभी आएंगे। डिप्लोमेटिक चैनल से भी प्रयास हो रहा है, कानूनी तरीके से भी प्रयत्न हो रहा है, कानून बना करके संपत्ति जब्त करने की दिशा में भी प्रयास हो रहा है, और हम हिंदुस्तान का पाई पाई जो चुराने वाले लोग हैं, हम पाई पाई वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध है। ये मेरे पर व्यक्तिगत आरोप नहीं है, एक सरकार पर आरोप है, सरकार पर आरोप। मेरे पर व्यक्तिगत आरोप है तो उनको खोज करके निकालना चाहिए कि किसने दिया, क्या दिया, कहाँ रखा, सब निकालना चाहिए उन्होंने। दूसरी बात है कि संसद में मैंने विस्तार से इसका जवाब दिया है, जहां भी मुझे पब्लिक में बोलने का मौका मिला है मैंने इस विस्तार से बताया है। तीसरी बात है, सुप्रीम कोर्ट तक मसला क्लियर हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाल की खाल उधेड़ करके सारी चीजें निकाल करके रख दी है। फ्रांस के राष्ट्रपति जी ने बयान दे दिया है, भारत के प्रधानमंत्री ने बयान दे दिया है। उनको इतना कर लीजिए, जो इतने सवाल मुझे पूछ रहे हैं, वे जब भी बोले तो आप इतना, कोई मीडिया में हिम्मत होनी चाहिए, उनको पूछे कि ठहरिए भाई, आप बताइए, सिद्ध कीजिए, आप जो आरोप लगा रहे हैं हमें बताइए। ऐसे पत्थर मार के भाग मत जाइए, कीचड़ उछाल करके भाग मत जाइए, एक तो सवाल पूछिए उनको, कहीं तो दे कि भाई हाँ यहां का लिंक यहां का लिंक यहां है। कांग्रेस के लोग भी कहते हैं कि कांग्रेस एक सोच है, कांग्रेस एक कल्चर है। इतने सालों तक मुख्य धारा में वो कल्चर रहा, और उसके कारण कम अधिक मात्रा में हिंदुस्तान के राजनीतिक जीवन का वो कल्चर बन गया, सभी दिलों में कुछ न कुछ रूप से पहुंच गया। और वो कल्चर क्या,
जातिवाद, परिवारवाद, वंशवाद, अनडेमोक्रेटिक, करप्शन, भाई भतीजावाद, इसके आसपास है राजनीतिक कल्चर। यानी कांग्रेस इसको प्रमुखतया प्रतिनिधित्व करती है। मैं जब कांग्रेस मुक्त कहता हूं तब मैं इस प्रकार की सोच के खिलाफ, इस प्रकार के कल्चर के खिलाफ देश को मुक्त कराना चाहिए। और मैंने यहां तक कहा है कि कांग्रेस को भी कांग्रेस कल्चर से मुक्त होना पड़ेगा। इंस्टीट्यूट रहे या न रहे ये चर्चा का विषय नहीं। तो और मैं तो मानता हूं कि लोकतंत्र में मजबूत विरोधी दल होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज देश को एक बहुत बड़ी कमी महसूस हो रही है कि कांग्रेस उस काम को करने में भी विफल गई है। दुनिया के अंदर जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, बहुत एक इस्लामिक कंट्रीज ने ट्रिपल तलाक पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। इसलिए ये संप्रदाय का, आस्था का मसला नहीं है। अगर वो होता तो दुनिया के सभी देशों में ट्रिपल तलाक चलता होता, लेकिन दुनिया, इवन पाकिस्तान में ट्रिपल तलाक पर रोक है, कानूनन रोक है। इसका मतलब हुआ कि ये जेंडर इक्वलिटी का मसला बनता है, सामाजिक न्याय का मसला बनता है, ये धार्मिक आस्था का नहीं बनता है। तो दोनों को अलग कीजिए। दूसरा, भारत इस मत का है और भारत स्वभाव से इस मत का है कि सभी को समान हक मिलना चाहिए। हिंदुस्तान में कुछ मंदिर ऐसे भी हैं जिसके मंदिर की अपनी मान्यता है, एक छोटे से दायरे में, कि भाई यहाँ पुरुष नहीं जा सकते, और पुरुष नहीं जाते हैं। कुछ मंदिर हैं जहाँ ये है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट की जो महिला जज का जजमेंट है उसको बारीकी से पढ़ने की जरूरत है। इसको किसी राजनीतिक दल को एट्रीब्यूट करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने एक महिला के नाते भी समस्या को देख करके उसके सुझाव दिए हैं। कभी न कभी उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। ऐसी कोई भी घटना सभ्य समाज को शोभा नहीं देती है। ऐसी घटनाओं के पक्ष में कभी भी आवाज उठनी नहीं चाहिए। ये गलत है, सरासर निंदनीय है। दूसरी बात है, क्या ये 2014 के बाद शुरू हुआ है? तो ये समाज के अंदर आई हुई एक कमी का भी परिणाम है। इस स्थिति को सुधारने के लिए हम सब ने मिलकर के प्रयास करना चाहिए। मैं इस सरकार में ये होता है और उस सरकार में वो होता था, उस चर्चा को बढ़ाने के पक्ष में नहीं हूं। एक भी घटना हो गलत है, ये मेरा स्पष्ट मत है। दूसरी बात है कि महात्मा गांधी जो कह रहे थे, आचार्य विनोबा जी भावे कह रहे थे, भारत के संविधान में जो भावनाओं को प्रकट किया गया है उसका भी आदर करना हम सबकी जिम्मेवारी है। देश के सभी नागरिकों की जिम्मेवारी है। हम दूसरे की भावनाओं का आदर करें तो हमारी भावनाओं की भी रक्षा होती है। ये माहौल बनाने में सभी समझदार लोगों ने रोल करना चाहिए। तीसरी बात है, दुनिया में अरब कंट्री के एक बहुत बड़े मुस्लिम विद्वान हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा था, मैंने 1 साल पहले पढ़ा था। इन्होंने कहा भारत से हमने सीखना चाहिए। दुनिया के लोग कह रहे हैं कि जहां विश्व के सभी संप्रदाय हैं, बहुत बड़ी मात्रा में जनसंख्या है हर एक संप्रदाय की, लेकिन इतने प्यार से मिलजुल करके जीते हैं, रहते हैं, जबकि हम एक ही संप्रदाय में मानने वाले लोग मारने काटने पर तुले हुए हैं। ये गल्फ कंट्रीज के अंदर से लिखा हुआ एक मुस्लिम स्कॉलर का आर्टिकल है। भारत को गर्व करना चाहिए कि हम सदियों से मिलजुल करके जी रहे हैं। समाज में घटनाएं नहीं होनी चाहिए, लेकिन समाज का जो मुख्य फैब्रिक है वो क्या है उसको हमने समझना चाहिए। और कोई किसी को हर चुनाव के पहले असहिष्णुता लोगों को देखने लग जाती है, डर लगने लग जाता है, तो किसी का लोगों का एजेंडा होता है। ऐसी व्यक्तिगत टीका टिप्पणी की